तो अभी देखते हैं आर्टिकल 33 से 35 तक। आर्टिकल 33 ये कहता है कि जितने भी फंडामेंटल राइट दिए गए हैं पार्ट 3 में, उसको आर्म्ड फोर्स आर्मी के लिए रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, और ये अधिकार दिया गया है पार्लियामेंट को। यूनियन गवर्नमेंट पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता है इसमें कुछ भी, क्योंकि जिस भी जगह यूनिफॉर्मिटी चाहिए पूरे देश में, वहाँ पे वो अधिकार पार्लियामेंट को दिया गया है, यूनियन गवर्नमेंट को। स्टेट को इसलिए नहीं दिया जाता है कुछ अधिकार, क्योंकि उससे फिर पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी नहीं हो पाएगी। कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें देश में अलग अलग रूल होना सही नहीं होता है, जैसे आर्मी है, इंडियन आर्मी, तो उसको यूनिफॉर्म तरीके से हैंडल करने के लिए पार्लियामेंट को ये दिया गया है। पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, एब्रोगेट भी कर सकता है, जी पूरे राइट भी ख़त्म कर सकता है और रेस्ट्रिक्ट भी कर सकता है। तो ये दिया है आर्टिकल 33 में। वैसे जनरली जो है आर्टिकल 21, आर्टिकल 20, राइट टू लाइफ, राइट अगेंस्ट इम्प्रिजनमेंट एंड अरेस्ट, ये तो बेसिक राइट है, वो किसी भी कीमत पे लिया नहीं जा सकता है। लेकिन बाकी जो राइट हैं जनरली दिखाता है कि आर्मी लोगों को एसोसिएशन बनाने का अधिकार नहीं दिया जाता है, अधिकार नहीं मिलता है उन लोग को। जैसे बाकी बाकी जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं वो अपना एसोसिएशन बना लेते हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस वाले अपना बना लेते हैं। झारखंड पर प्रशासनिक लोगों का अलग एक एसोसिएशन है, बिहार के अलग हैं, ऑल इंडिया आईएएस वालों के अलग एसोसिएशन है, आईपीएस के अलग हैं। लेकिन आर्मी वालों को ये अधिकार नहीं दिया गया है, क्योंकि इससे जो है मान लो किसी भी कारण से वो लोग हड़ताल कर दें, स्ट्राइक कर दें, तो फिर एक इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंडियन जो सिक्योरिटी के लिए एक ख़तरा बन जाएगा। तो इसलिए उनको ये अधिकार नहीं दिया गया है। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपना पर्सनल कुछ ग्रीवेंस है, शिकायत करना चाहते हैं तो करते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले एक खाने को लेकर किसी आर्मी ने अफसर ने किया था कंप्लेन कि खाना सही नहीं मिलता है, तो ऐसे करके होता है। वैसे अमेरिका में मुझे लगता है जहाँ तक कि कुछ राइट, फंडामेंटल राइट थोड़ा ज़्यादा दिए गए इंडिया से, क्योंकि वहाँ के आर्मी को मैंने बयान देते हुए सुना था एक बार। उन्होंने कहा था कि यूनाइटेड यूएसए का प्रेसिडेंट कौन है हम लोग नहीं जानते हैं उसको, हम लोग सिर्फ यूएसए के लिए काम करते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर हम लोग काम नहीं करते हैं। ऐसा बोल्डली वहाँ का आर्मी बोल देता है। तो राइट एक्सप्रेशन का तो उन लोग का अधिकार बहुत ही गजब का ही है। लेकिन यहाँ दिया है कि पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। और आर्टिकल 34 देखते हैं। आर्टिकल 34 कहता है कि किसी भी एरिया में मार्शल लॉ अगर लगा हुआ हो तो वहाँ भी फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, एब्रोगेट किया जा सकता है। लेकिन उस केस में भी आर्टिकल 20 और 21, राइट टू लाइफ बेसिक है, पर्सनल लिबर्टी वो तो रहता ही है, बाकी सबको छीना जा सकता है। और ये भी जो है पार्लियामेंट ही कर सकता है, जो किसी भी एरिया को मार्शल लॉ जो लगाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ये पार्लियामेंट ही कर सकता है, इसको स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता है। और ये कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐसे सिचुएशन में किया जाता है जब लॉ एंड ऑर्डर जो है वहाँ के जो लोकल पुलिस है वो अगर संभाल नहीं पा रहा है, और बहुत ही ऐसा ख़तरनाक सिचुएशन हो गया जो लॉ एंड ऑर्डर एकदम आउट ऑफ कंट्रोल पूरा हो चुका हो, तो उस समय मार्शल लॉ लगाया जाता है, जो बहुत रेयरली ही लगता है। वहाँ फंडामेंटल राइट ख़त्म हो जाता है। अंग्रेज़ों के समय ज़्यादा लगता था मार्शल लॉ। तो ये आर्टिकल 34 हो गया। अब आर्टिकल 35 में आते हैं। आर्टिकल 35 ये कहता है कि कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जिस पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट को दिया गया है। कुछ फंडामेंटल राइट हैं, जैसे कि आर्टिकल 16 क्लाउज 3, आर्टिकल 32, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, ये जो है सिर्फ इस पे पार्लियामेंट ही बना सकता है लॉ।
आर्टिकल 16 क्लाउज 3 क्या कहता है कि जैसे कि आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लेकिन आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 जो है वो कहता है कि किसी स्टेट में अगर ये लॉ बनाना है कि इतने कि कुछ कौन से पोस्ट पे कितने सीट हैं जो रिजर्व किया जाए स्टेट के लोकल लोगों के लिए। जैसे कुछ जगह होता है ना कि स्टेट के लोकल लोगों के लिए सीट इतना रिजर्व होता है, और कहीं कहीं पे ऐसा नियम है कि स्टेट पीसीएस में कि वहाँ के लोगों को ही रिजर्वेशन मिलेगा, आरक्षण, ओबीसी, एससी, एसटी, बाकी लोगों को जनरल मान लिया जाता है। तो ये जो कानून लॉ बनाना है किसी रेसिडेंस को क्राइटेरिया मान करके स्पेशल प्रिविलेज देना कि आप यहाँ के रहने वाले हैं, तो थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन जो रेसिडेंस के आधार पर होता है ये सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है, लॉ बना करके स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता है। ये आर्टिकल 16 क्लॉज 3 हो गया। और आर्टिकल 32 हम देख ही लिए, सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं, इस पे भी कोई कानून बनाना हो तो सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है। आर्टिकल 33 जो हम लोग देख ही लिए, आर्टिकल 33 जो क्या था, आर्म्ड फोर्स आर्मी लोगों के लिए जो फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट करना है वो भी पार्लियामेंट ही कर सकता है। आर्टिकल 34 ये भी देख लिए कि कहीं पे अगर मार्शल लॉ लगाना, वहाँ पे फंडामेंटल राइट को कर्टेल करना, ये भी सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है। तो ये जो आर्टिकल 4 आर्टिकल मेंशन्ड है, ये आर्टिकल 35 में दिया हुआ है कि इस पर सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है। तो ये हो गया अब हमारा कुछ आर्टिकल 33 से 35। अब एक पॉइंट है जो इसी में कवर कर लेते हैं, वो इसमें एक्चुअली आर्टिकल से थोड़ा अलग है लेकिन फंडामेंटल राइट टॉपिक में ही आता है। वो डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 और 226 में क्या डिफरेंस है ये थोड़ा देख लेते हैं। आर्टिकल 32 जो है वो कहता है कि फंडामेंटल राइट वायलेट होने पे आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 कहता है कि फंडामेंटल राइट वायलेट होने पे आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 226 जो पावर देता है हाई कोर्ट को वो थोड़ा ज़्यादा है, उसका एक्सटेंट थोड़ा ज़्यादा है, और 32 का कम है। कैसे है? ऐसे है कि 32 में सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं सिर्फ फंडामेंटल राइट वायलेट होने पे, बाकी जो भी राइट, लीगल राइट और किसी भी केस में आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 226 में जो हाई कोर्ट को दिया गया है अधिकार, हाई कोर्ट जाने का अधिकार जो दिया गया है, उसमें आप फंडामेंटल राइट वायलेट होने पर भी जा सकते हैं। अदर लीगल राइट जो हैं किसी भी केस में आप डायरेक्ट 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये डिफरेंस है। तो हाई कोर्ट का पावर यहाँ पे ज़्यादा है, वाइडर है। द पावर ऑफ हाई कोर्ट इज़ वाइडर इन आर्टिकल 226 कंपेयर टू आर्टिकल 32 ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये अपना कंप्लीट हो गया फंडामेंटल राइट। अब एक चीज़ और अगर देख लें इसमें कि कुछ राइट है जो पार्ट 3 के बाहर भी दिए गए हैं, इसको इसमें ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो वो सब जो है अभी मैं एक बार देख लेता हूँ उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या लीगल राइट कहते हैं, उसको फंडामेंटल राइट कहते नहीं हैं, लेकिन ये भी राइट हैं, राइट आउटसाइड द पार्ट 3। इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट, फंडामेंटल राइट नहीं कहते हैं। यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया है पहले ये। तो देखते हैं कौन कौन से राइट हैं। तो आर्टिकल 265 जो है, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ये कहता है कि कोई भी टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ, कानून बनने पे लिया जाएगा। ऐसे नहीं है कि कोई भी आ जाए और आपसे टैक्स मांगने लगे। तो ये आर्टिकल 265 है। ये हो गया आपका लीगल राइट। आर्टिकल 300A, आर्टिकल 300A जो है वो, नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। कोई पर्सन से उसके प्रॉपर्टी नहीं छीना जाएगा एक्सेप्ट बाय लॉ, अगर उसे कानून बना करके ही उसके प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट किया जा सकता है, कोई कानून के आधार पे ही, ऐसे नहीं किया जा सकता है आर्बिट्री। आर्टिकल 300A हो गया। आर्टिकल 301, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। पूरे इंडिया में आप कोई भी व्यापार कॉमर्स करना चाहते हैं
इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरे स्टेट के अंदर, पूरे इंडिया में कहीं भी वो फ्री रहेगा। आर्टिकल 326 कहता है, द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज मतलब कि जो 18 साल से ऊपर पे यूनिवर्सल सबको दिया गया अधिकार वोटिंग का, एडल्ट को, ये भी आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट कर सकता है, जो आर्टिकल 326 में कहा गया है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। तो ये कंप्लीट अपना फुल डायमेंशन, कुछ अदर टॉपिक थे उसको मैंने इसमें कंप्लीट कर लिया। ज़रूर प्रीलिम्स निकालना है इस बार 4 अक्टूबर को। जय हनुमान। जितना इन्फॉर्मेशन है उतना काफ़ी है प्रीलिम्स निकालने के लिए, बाकी बाद में देखेंगे। ओके बाय। जय माँ सरस्वती।